अपना रिवॉल्वर फेंक दो और हाथ सर पर रख के झाड़ियों में चले जाओ। इसने फौरन अपने साथियों को हुक्म दिया। मौत सामने हो तो 0.1% अफराद इससे आंखें मिलाते हैं, वरना मैंने तो बड़े बड़े सुरमाओं का पित्ता पानी होते देखा है। वो तो गैर मामूली दर्जे का एक बदमाश था। वो शायद महज अपनी तनोतोश के बल पर बदमाशी कर रहा था। मेरे कुछ कहे बगैर तैमूर तेजी के साथ गाड़ी से उतरा और तीनों रिवॉल्वर समेटता हुआ इन तीनों के पीछे झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। अचानक मुझे एक गाड़ी दिखाई दी जो बहुत तेज़ रफ्तारी से इधर आ रही थी। मैंने फौरन ही रिवॉल्वर जेब में डाला। अपने शिकार से यूं मुआनका करने लगा जैसे बरसों के पिछड़े हुए दो दोस्त मिल रहे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, शोर मचाने की कोशिश मत करना, वरना मेरी साथी लड़की तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी। इसका रुख हमारी गाड़ी ही की तरफ था, इसलिए ग्लोरिया इसे अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। मैं जानता था कि ग्लोरिया के हाथ में भी रिवॉल्वर होगा। वो एकदम झाग की तरह बैठ गया। हाँ, अब बताओ तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? एक गोरे ने मुझे सिर्फ इस काम के 10,000 रुपये दिए थे। इसके अलावा 2-2 हज़ार मेरे साथियों को भी दिए थे। इसने कहा था कि सिर्फ तुम लोगों का ठिकाना मालूम करके लौट आऊँ। इसने ये भी कहा था कि इस काम में किसी किस्म का खतरा नहीं है, मगर ताक़ुब करना भी एक फ़न है बेटे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि इसने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला है। वो जानता है कि एक बार जो हमारी नज़रों में आ जाए या हम इसकी नज़रों में आ जाएं तो फिर वो ज़िंदा नहीं रहता। मगर तुम इसमें मेरा कोई कसूर ही नहीं है। मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। तुम मुझे इस गोरे का पता बता दो। बस तुम्हारे बचने की एक ही सूरत है। वो जब भी मिला है, हमारे अड्डे पर मिला है। असल में वो उस्ताद गफून का दोस्त है। और ये उस्ताद गफून कौन है? मैंने पूछा। उस्ताद गफून दिल्ली का बहुत बड़ा दादा है। इसका अड्डा कूचा बिल्ली मारवा में है। वहाँ का हर आदमी इसे जानता है। कोई भी तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। मुझे वहाँ जाने का शौक़ नहीं है। बस मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ूंगा। किस शर्त पर? वह जल्दी से बोला। तुम इसे कोई भी उल्टा सीधा पता बता दो कि तुमने हमें इस जगह जाते देखा है। मुझे मंजूर है, वो जल्दी से बोला, मगर जब इसे ये मालूम होगा कि कुछ मालूम नहीं होगा। मैंने इसकी बात काट दी। वापस जाते हुए तुम कोई ऐसा बंगला देखो जो काफ़ी अरसे से गैराबाद हो, फिर तुम इत्मीनान से इसे वहाँ का पता दे देना। बाद में तुम कह सकते हो कि वो लोग वहाँ 2 घंटे ठहर कर कहीं और चले गए, तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये ज़रूर बताना इसे कि हमारे ठहरने के बाद तुमने 2 घंटे तक हमारी निगरानी की थी। अपने साथियों को भी अच्छी तरह यही बात रटा देना। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को रकम भी मिल जाएगी। उस्ताद का फ़ोन भी खुश हो जाएगा और वो गोरा भी। सबसे बड़ी बात यह कि मुझसे तुम्हारी जान बच जाएगी। वैसे वो तुमसे रिपोर्ट लेने कब आएगा? वो जब भी आता है रात के वक्त 10 और 11 बजे के दरमियान आता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अभी बहुत वक्त है। इत्मीनान से कोई गैराबाद बंगला देख लो। फिर मैंने इसकी जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर बरामद किया और इससे कहा, अब अपने साथियों को लेकर फ़ौरन यहाँ से 9-11 हो जाओ। वो यूँ गाड़ी की तरफ झपटा जैसे एक लम्हे की भी ताख़ीर हो गई तो मैं अपना इरादा बदल दूंगा। मैंने आवाज़ देकर तैमूर को भी वापस बुला लिया और बुलंद आवाज़ में कहा, इन लोगों को जाने दो। फिर आनन फानन इसके साथी भी झाड़ियों में से बरामद हुए और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से वापस चलेगी। तुम्हारे ख्याल में वो गोरा कौन होगा? ग्लोरिया ने पूछा। जाहिर है माइकल के सिवा और कौन हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि आज कुंदन लाल के डेरे पर इसका हिसाब ही चुका दूँ। नहीं कामरान, तुम वहाँ नहीं जाओगे, ग्लोरिया ने सख्ती से कहा। इस दौरान में तैमूर गाड़ी को यू टर्न देकर दोबारा बरक रफ्तारी से रवाना हो चुका था। कुर्दिल बाग पहुँचकर हमें अपना मतलूबा बंगला ढूंढने में बिल्कुल दुश्वारी नहीं हुई। विजय का दोस्त या तो कोई नवाबजादा था या फिर कोई बहुत बड़ा स्मगलर। अच्छा खासा वसी और इस बंगला था और बाहर ही से महसूस रहा था कि इसकी आराइश पर बेतहाशा दौलत सरफ की गई है। दरवाजे पर 2 मुसल्ले दरबान मौजूद थे। वहाँ पहुँचकर मुझे यकीन हो गया कि कांता महफूज हाथों में है। गेट पर मुतय्यन गार्ड ने मुश्तबा अंदाज में हमारा जायज़ा लिया। फिर दुरुस्त लहजे में बोला कि इससे मिलने का है। तुम्हारे साहिब से मैंने जवाब दिया। इसे बोलो कि कामरान आया है। मैं इसके मेहमान का दोस्त हूँ। इधर इसका कोई मेहमान नहीं आया। अभी भागो इधर से, वो उखड़ लहजे में बोला। बको मत, मैंने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। जाके अपने साहिब को बताओ वरना नौकरी से जाओगे। मुझे इसके अंदाज पर एकदम गुस्सा आ गया। इसने मुझे कहरालूद नज़रों से घूरते हुए धमाके से गेट की ज़ेली खिड़की बंद की और गेट के पास से हट गया, क्योंकि मुझे इसके कदमों की आहट दूर जाती हुई महसूस हुई थी। मुझे ये सोचकर खुशी भी हुई कि विजय के दोस्त ने विजय ही के कहने पर गार्ड्स को ये हिदायत दी होगी कि किसी को मेहमान के बारे में न बताना। चंद मिनट बाद गार्ड फिर बरामद हुआ और नरम लहजे में बोला, साहिब का मेहमान खुद यहाँ आ रहा है। अभी आप लोगों को थोड़ा वेट करने का है। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। फिर मैंने मौजू बदलने को ग्लोरिया से पूछा, इन मनहूस लोशन का असर और कितने दिन रहेगा? मेरी शक्ल इतनी मकरूह हो गई है कि लोग ज़रा मुतासिर नहीं होते। मेरी तो सारी पर्सनैलिटी खाक में मिल गई है। ग्लोरिया भी साख्ता हंसने लगी। मैंने कई दिन बाद इसके सुरीले कहके सुने थे। फिर वह हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार कर दिया था कि इस लोशन का असर जिल्द पर कई दिन तक रहता है। ये क्रेडिट तो हमें जाता है कि हम तुम्हारी मकरूह सूरत को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने तो शायद
शायद इसके बाद आईना भी नहीं देखा होगा। बेख्तियार मेरी नज़र अपने हाथों पर पड़ी। मैंने हाथों पर भी कोहनियों तक वो लोशन लगा लिया था। हाथों की जिल्द स्याह थी और इस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। एक लम्हे को तो मुझे खुद अपने हाथों से कराहियत महसूस हुई। लोग अगर मुझसे हकारत अमेज़ लहजे में बात करते थे तो इसमें इनका भी क्या कसूर था। और तुम्हें यह खुशफहमी कब से है कि तुम शहज़ादे गुलफाम हो? ग्लोरिया मुझे चिढ़ाने को बोली। खुशफहमी, मैंने हंस कर कहा। अरे ये तो खैर हकीकत है। मैं अगर यूरोप में होता लड़कियां मक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द मंडल आती। मुंह धो रखो। ग्लोरिया फिर हंसी। मुंह ही धुलने का तो इंतज़ार कर रहा हूँ। न जाने ये मनहूस लोशन कब मेरे चेहरे से उतरेगा। मैंने झिंझिलाहट का मुजाहिरा किया। इसी वक्त जैली खिड़की खुली और विजय नमूदार हुआ। हमें देखकर वो तीर की तरह हमारी तरफ आया। अरे ये तो वाकई आप हैं। मैं समझा कि किसी दुश्मन को यहाँ की सुनगुन मिल गई है और वो आपका नाम इस्तेमाल करके यहाँ घुसना चाहता है। मगर जब मैंने गार्ड से पूछा तो मुझे यकीन आया कि आप ही हो सकते हैं। मैं इसलिए तजब्जब में पड़ गया कि गार्ड ने शेरवानी का जिक्र नहीं किया। मैं इससे बहस कर रहा था कि जिन साहब ने तुम्हें भेजा है वो शेरवानी में होंगे। चले आप अंदर तो चलें। विजय भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ गया। गार्ड ने फ़ौरन मेन गेट खोल दिया। वो बंगला वाकई वसी और ईस था। सामने वाले हिस्से में इतना बड़ा लॉन था कि इस पर कम से कम 1000 आदमी बैक वक्त खाना खा सकते थे। गेट से लेकर पोर्च तक सीमेंट की पुख्ता रविश थी और पोर्च में पहले से 2 इम्पोर्टेड और चमकती दमकती गाड़ियाँ मौजूद थीं। तुम्हारा ये दोस्त करता क्या है? ग्लोरिया ने पूछा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। इसका बाप भी सरकारी ठेकेदार था और दूसरी जंग अजीम में इसने दोनों हाथों से दौलत बटोरी थी। बेटा कुछ ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। बाप की मौत के बाद इसने सेफ्टी रिजर्व और शेविंग ब्लेड बनाने की एक फैक्ट्री कायम की। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनीज में इसके शेयर्स हैं। और बस करो यार, तुम क्या चाहते हो कि हम एहसास कमतरी में मुब्तला होकर यहाँ से भाग जाएं? गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनकर खूबरू सा एक नौजवान बरामदे में निकल आया। विजय ने जल्दी से तारुफ करवाया। ये मेरे दोस्त राकेश हैं। फिर वो राकेश से मुखातिब हुआ। और राकेश, ये मेरे बॉस कामरान हैं। ये दूसरे तैमूर और ये ग्लोरिया। आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये कोई ट्रेडिशनल जुमला नहीं है, मुझे वाकई खुशी हुई है। राकेश ने कहा। आइए अंदर आइए। इसने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वो कमरा ड्राइंग रूम था। इसकी आराइश भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे ख्याल में आप लोग कुछ देर रेस्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, विजय ने कहा। सॉरी, राकेश ने कहा। मैं तो भूल ही गया था कि इस वक्त आपको आराम की शदीद ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपका एक बाजू भी ज़ख्मी है। अरे वो मामूली से खराश है, मैं हंस कर बोला। ये लोग तो बस राई का पहाड़ बना देते हैं। मैंने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। फिर विजय से कहा। अभी तक मुझे कांता दिखाई नहीं दी। कांता को मैंने सबसे अलग थलग दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ठहराया है, राकेश ने जवाब दिया। एक मुलाजमा 24 घंटे इसके साथ रहेगी और इसके कमरे के सामने वाले कमरे में 2 बेहतरीन किस्म के गार्ड हैं जो 2-2 घंटे के वक्फे से कॉरिडोर में पहरा देंगे। एक गार्ड हर वक्त जीने पर मौजूद रहेगा और जीने के बिल्कुल साथ जो कमरा है इसमें विजय ठहरा हुआ है। राकेश ने तमाम तफसील बताई तो मैं हैरान रह गया। मैंने हैरत से विजय की तरफ देखा तो वह मुस्कुराने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं विजय के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा हूँ। विजय ने 2 बार अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। दूसरी मरतबा मुझ पर चलाई हुई गोली इसने अपने जिस्म पर खाई है। अब अगर इस पर वक़्त पड़ा है तो मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूँ कि इसके काम ना हूँ। और ये सब गार्ड वगैरह तो यूँ भी मुझे रखना ही पड़ते हैं। इस शहर बल्कि मुल्क में मेरे बहुत दुश्मन हैं। इसकी तफसील बाद में बताऊँगा। पहले आप लोग नहा धोकर फ्रेश हो जाएँ। आइए मैं आप लोगों को बेडरूम्स की दूँ। ये कहकर वो खड़ा हो गया। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, मैंने कहा। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं कामरान साहब? मैं भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? कांता के गार्ड्स ने अब तक मुझे नहीं देखा। मैंने इन लोगों को ताकीद कर दी है कि नीचे कुछ भी हो जाए, आग लगे या धमाके हों, तुम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ोगे। इसलिए वो अब तक आपको नज़र नहीं आए हैं। मैं आपकी सिक्योरिटी को आजमाना चाहता हूँ मिस्टर राकेश, इफ़ यू डोंट माइंड। श्योर राकेश ने खुशदिली से कहा, मगर इसमें ख़तरा है। आप लोग ज़ख्मी भी हो सकते हैं और भगवान न करे। मेरी फिक्र छोड़े मिस्टर राकेश, मैंने हंस कर कहा। ज़ख्म खाना तो मेरी हॉबी है। आप किसी भी गार्ड को मेरे बारे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे? हाँ, विजय के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है। इसकी जगह आप किसी दूसरे इसी लेवल के आदमी को बिठा दें, मगर इसे भी मालूम न हो कि मैं आपका मेहमान हूँ। सब गार्ड यही समझते रहें कि कोई कांता पर हमले के चक्कर में आया है। एक दफ़ा फिर सोच लें कामरान साहब। राकेश मुझे संजीदा देखकर फिक्रमंद होगा। वो बहुत शफाक लोग हैं। मैं इसी काम की ने भारी तनख्वाह देता हूँ। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तैमूर ने कहा। ज़रूरी नहीं कि हमलावर एक हो। माइकल का तरीक़ाकार क्या है ग्लोरिया? मैंने पूछा। ये समझ लो कि ये एक रिहर्सल है। माइकल पहले तो अपने आदमियों को भेजता है, अगर वो नाकाम रहे तो फिर खुद हमला करता है, मगर वो तन्हा कभी नहीं आता। इसके साथ कम से कम 1 या 2 आदमी ज़रूर होते हैं। मगर माइकल से कांता को क्या ख़तरा हो सकता है? तैमूर ने पूछा। असल ख़तरा तो कांता को इसी से है, मैंने कहा। वो किसी न किसी तरीके से मालूम करेगा कि मेरा और कांता का कोई ताल्लुक़ है। फिर वो कांता को अगवा करके इसी बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल करेगा। वरना ठाकर के आदमियों के लिए यहाँ के गेट पर खड़े होने वाले चौकीदार ही काफ़ी हैं। तो चलो
फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तैमूर ने कहा। माइकल के साथ भी 2 या 3 आदमी तो होते ही हैं और वो हमेशा इसके आगे रहते हैं, ग्लोरिया ने कहा। इसका मतलब ये है कि मैं मारा जाऊंगा इन गार्ड्स के हाथों, तैमूर ने हंसकर कहा, और कामरान को गजन भी ना पहुंचे। अगर मेरी जान कामरान के कुछ काम आ जाए तो मैं समझूंगा कि दोस्ती का कुछ हक तो अदा हुआ। तैमूर एकदम जज्बाती हो गया। अरे तुम तो वाकई जज्बाती हो गए, ग्लोरिया हंसकर बोली। मैंने तो यूं ही मजाक में एक बात कही थी, अब तुम नहीं बल्कि मैं जाऊंगी। तुम लोग खामखा की बहस में वक्त जाया मत करो। मैं झिंझला गया। अब तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। ग्लोरिया ने कुछ कहने की कोशिश की मगर मैंने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। फिर मैं राकेश से मुखातिब हुआ, अब विजय की जगह किसी और को ऊपर भेज दें, मगर मैं एक बात फिर वाजे कर दूं कि राजदारी शर्त है, मैं किसी के साथ रियायत नहीं करूंगा और तुम्हारी कीमती आदमी खामखा मेरे हाथ मारे जाएं। अच्छा ठीक है, राकेश ने कहा, मगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप तैमूर को साथ ले जाएं। थोड़ी देर बाद तैमूर फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ रहा था और मैं पीछे पीछे था। अभी तक हमारी राह में कोई रुकावट नहीं आई थी, मगर तैमूर ने जो ही दूसरी मंजिल के जीने पर कदम रखा, अचानक कोई फुर्ती से अंधेरे में से निकला और पलक झपकते में इसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दिया और सफाक लहजे में बोला, कौन हो तुम और ऊपर क्यों जा रहे हो? मैं मिस्टर राकेश का मेहमान हूँ, तैमूर ने जवाब दिया, और यूं ही वक़्त गुजारी को ऊपर जा रहा हूँ। साहिब का मेहमान? वो हैरत से बोला, और अकेला ऊपर जा रहा है? फिर तुम साहिब के दोस्त नहीं होगे, इसने हंसकर कहा। जीने में बहुत ही मध्यम किस्म का एक बल्ब जल रहा था। इसकी नागाफी रोशनी में मुझे इस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसे भी मेरा चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर गोली मारने के लिए चेहरा दिखाई देना क्या ज़रूरी है? वो किसी भी लम्हे मुझे गोली का निशाना बना सकता था, मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर मैं चाहता था कि राकेश के किसी आदमी को नुकसान न पहुँचे। मैं जीने की दीवार के साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया। गार्ड के हलक से अचानक अजीब सी आवाज़ निकली और फ़ौरन ही एक और आदमी वहाँ ज़ाहिर हो गया। वो आवाज़ निकाले बगैर एकदम तैमूर पर हमला आवर हुआ और इसे दबोच लिया। अब मैं समझा कि असल गार्ड वो था जो बाद में आया था, वरना वही तैमूर का काम तमाम कर देता। वो और तैमूर गुत्थम गुत्था हो गए और जीने पर लुढ़कते हुए अचानक नीचे की तरफ बढ़े। वो दोनों आपस में उलझे हुए सीढ़ियों पर यूं गिर रहे थे जैसे बड़ी सी कोई फुटबॉल उछलती हुई नीचे आ रही है। जब वो मेरे नज़दीक पहुंचे तो मैंने अचानक अपनी टांग बीच में अड़ा कर इन्हें रोक दिया और तैमूर के साथ गुते हुए हमलावर की कलाई पकड़ ली। इसका अंदाज़ा भी मुझे घड़ी से हुआ। तैमूर की कलाई पर खासी कीमती घड़ी थी, इसके बरक्स वो घड़ी बहुत सस्ती और भद्दी थी। मैंने इसकी कलाई पकड़ के झटका दिया तो तैमूर चिकनी मछली की तरह इसकी गिरफ्त से निकल गया। फिर इसे किसी किस्म की आवाज़ निकालने का मौका दिए बगैर मैंने इसके सर पर अपनी उंगलियों के जोड़ों से हल्की सी ज़रब लगाई। हल्की सी इसलिए कि मैं इसकी जान नहीं लेना चाहता था। ज़रब अगर ज़ोरदार होती तो इसकी खोपड़ी टूट सकती थी। वो तेवरा कर गिरने लगा तो मैंने इसे अपनी बाहों में संभाल लिया और तैमूर से सरगोशी में कहा, तुम ऊपर वाले गार्ड की खबर लो, मैं इसे नीचे कहीं डाल कर आता हूँ। फिर मैंने फुर्ती से इसे कांधे पर उठाया और जीने के बिल्कुल निचले सिरे पर एक कोने में डाल दिया। ऊपर से उठा फटक की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तैमूर बैक वक्त कई अफराद से नबरत आजमा हो। मैं दो दो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर पहुँचा। मैंने ये एहतियात की थी कि मेरे कदमों की आवाज़ न गूंजने पाए। तैमूर वाकई दो आदमियों से गुत्थम गुत्था हुआ था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं, मगर इनमें से कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मैं इन्हें इसी हाल पे छोड़कर ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब मुझे इस शख्स से निमटना था जिसे राकेश ने विजय की जगह भेजा था। वहाँ भी जीने में बहुत मध्यम रोशनी का एक बल्ब रोशन था। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाला और इस पर साइलेंसर फिट करके बल्ब पर फायर कर दिया। बल्ब फटने से हल्का सा धमाका हुआ और जीने में तारीकी छा गई, मगर धमाका इतना हल्का भी नहीं था कि जीने के साथ ही कमरे में मौजूद गार्ड्स इसकी आवाज़ न सुनता। मैं फिर जीने की दीवार के साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया। मैंने एक खियोला कमरे से बरामद होते देखा। कौन है? इसने बुलंद आवाज़ में पूछा। नाम बताओ वरना गोली मार दूंगा। वो फिर चीखा। मैं जवाब में बिल्कुल खामोश रहा। इसने जेब में हाथ डाल कर कुछ निकाला। अंधेरे के बावजूद मुझे इसकी नकलो हरकत साफ दिखाई दे रही थी। फिर मेरे कानों में माचिस की तीलियाँ खड़खड़ाने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार से बिल्कुल चिपक गया। मुझे ये इत्मीनान था कि माचिस जलाते वक्त वो निहत्था होगा या इसके हाथ में रिवॉल्वर हुआ भी तो वो फौरी तौर पर मुझ पर फायर नहीं कर सकता था। जब तक वो मुझे देख कर अपना रिवॉल्वर संभालता मैं इसे ढेर कर देता। मैंने सोचा था कि इसे सिर्फ ज़ख्मी करूँगा, वरना एक बेआवाज़ गोली इस लम्हे इसकी खोपड़ी में भी उतार सकता था, मगर वो भी बहुत चालाक था। इसने माचिस निकाली मगर जलाने का इरादा तर्क कर दिया। इसे भी शायद अंदाज़ा हो गया था कि अगर जीने में कोई हमलावर हुआ तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा। दूसरे ही लम्हे वो फुर्ती से कमरे में दाखिल हो गया। मैं हवा के झोंके की तरह ऊपर पहुंचा, मगर ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे अचानक ही वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया और बरकी सरहद से नीचे बैठ गया। वो कमरे में गया नहीं था, बल्कि ऐसा सिर्फ जाहिर किया था। इसने दरवाज़ा खोल कर बंद किया था, मगर खुद वहीं दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और यूं ही मैं ऊपर पहुँचा इसने
इसने रिवॉल्वर के दस्ते से मेरे सर को निशाना बनाया था। मैं अगर फौरी तौर पर बैठ ना जाता तो इसका रिवॉल्वर मेरी खोपड़ी पर खासी ज़ोर से पड़ता। मेरे अचानक बैठने की वजह से इसका हाथ जीने की दीवार से टकराया। मैंने फ़ौरन झपट कर इसकी कलाई पकड़ ली। इसने कोई मज़ाहमत किए बगैर दूसरे हाथ से मेरे मुंह पर पंच रसीद करने की कोशिश की, मगर मैंने इसकी वो कलाई भी पकड़ ली। मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह ऊपर पहुँच जाऊँ। अभी तक मैं एक सीढ़ी नीचे खड़ा था। मैं ऊपर पहुँच जाता तो हमलावर से निमटना बहुत आसान होता। ये बात वो भी समझ रहा था, इसलिए इसकी भरपूर कोशिश थी कि मैं किसी तरह ऊपर पहुंचने से बाज रहूं। इसने अचानक मेरे पेट में लात मारी। मेरी गिरफ्त कुछ कमज़ोर पड़ी तो इसने एक भरपूर लात मेरे सीने में रसीद की। अगर ऐन वक्त पर इसकी कलाई मेरे हाथ में ना जाती तो मैं भी फुटबॉल की तरह सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे पहुँच कर दम लेता। इसकी कलाई पकड़ने से ये फ़र्क पड़ा कि मेरे साथ वो भी 2-3 सीढ़ियाँ नीचे आ गया। अब मैं इसके साथ किसी भी रायत के मूड में नहीं था, क्योंकि मेरे पेट और सीने में शदीद तकलीफ़ हो रही थी। इसने फिर घुटना चलाया, मगर अब मैं मोहतात था, इसलिए थोड़ा सा पीछे हटा और इसकी कलाई पकड़े पकड़े इसे मखसूस झटका दिया और ख़ुद फुर्ती से बैठ गया। वो मुझसे टकराया और कलाबाजियाँ खाकर उछलता हुआ सीढ़ियों पर गिरा। वो जीने पर लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ चला तो इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मैं फुर्ती से ऊपर बढ़ा। वो विजय की तरह फाइटर तो नहीं था, मगर फिर भी इसने काफ़ी मुज़ाहमत की थी। मैं ऊपर पहुँचा तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। राकेश ने बताया था कि कॉरिडोर में 24 घंटे एक आदमी गश्त पर रहता है। अगर वो गश्त पर होता तो मुझे इसके कदमों की आहट ज़रूर सुनाई देती। वो यकीनी तौर पर कमरे में अपने साथी से गपशप कर रहा था। मुझे राकेश और इसके गार्ड पर एकदम गुस्सा आ गया। अगर इनकी कारकर्दगी का यही आलम था तो माइकल तो बहुत बड़ी चीज़ था। इसका कोई मामूली आदमी भी कांता को अगवा कर सकता था। नीचे मैंने तैमूर को 2 आदमियों से नबरद आजमा देखा था। मुझे यकीन था कि तैमूर इन दोनों से निमट लिया होगा। मुझे ये भी खतरा था कि वो गार्ड दोबारा ऊपर ना जाए, जिसे मैंने सीढ़ियों से नीचे फेंका था, मगर वो शायद बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। अगर वो ज़ख्मी या बेहोश ना होता तो दोबारा ऊपर आने की कोशिश करता। मैं अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ इस कॉरिडोर की तरफ बढ़ा, जिसमें एक तरफ कांता का कमरा था। वहाँ भी मध्यम रोशनी का एक बल्ब जल रहा था, मगर खुली छत भी थी, इसलिए वहाँ इतना उजाला था कि बगैर रोशनी के भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अभी रात नहीं हुई थी। मैं दबे पाँव कॉरिडोर की तरफ बढ़ा और इसके सिरे पर रुककर अंदर की तरफ झांकने लगा। अचानक मेरी गर्दन पर कोई ठोस और ठंडी चीज़ लगी और कोई गुर्रा कर बोला, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गर्दन के चीथड़े उड़ जाएंगे। मेरे हाथों में 7 mm की राइफल है। मैं अपनी जगह साकित होकर रह गया। अपना रिवॉल्वर फेंक दो और सर पर हाथ रखकर मेरी तरफ घूम जाओ, इसने मुझे दूसरा हुक्म दिया। मैंने बिला चूंच रहा अपना रिवॉल्वर फर्श पर डाल दिया और सर पर हाथ रखकर इसकी तरफ घूम गया। इसने 2 कदम पीछे हटकर राइफल मुझ पर तान ली और गरजदार आवाज़ में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? मैंने हमाका तमीज़ लहजे में पूछा। इसी वक्त किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया, मगर सामने खड़े हुए आदमी की आंखों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पीछे भी कोई है। मैंने इन वक्त पर सर झुकाकर बचने की कोशिश की, मगर इसके वार की जद में आ ही गया। वार उचटता हुआ पड़ा था, इसलिए मेरे सर पर चोट तो आई, मगर मैं बेहोश नहीं हुआ। जाहिर मैंने यही किया कि मैं बेहोश हो गया हूँ। मैं लहराया और फर्श पर ढेर हो गया। ये कौन है? इनमें से एक ने दूसरे से सवाल किया। मालूम नहीं कौन है, दूसरे ने उलझे हुए अंदाज में जवाब दिया। इसके हाथ पाँव बांध कर साहिब के पास ले चलो। इनमें से एक मुझ पर झुका ताकि वो मुझे उठा सके। मैंने लेटे ही लेटे लात चलाई और वो अजियतनाक अंदाज में करहता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। दूसरे गार्ड ने मेरे नज़दीक आने के बजाय मुझ पर फायर किया, और अगर मैं फ़ौरन ही अपनी जगह न छोड़ देता तो गोली मेरे सीने में पाबंद हो जाती। मैंने फ़ौरन हाथ ऊपर उठा दिए, क्योंकि मैं कोई सुपरमैन नहीं था कि मुसलसल राइफल के फायरों से बचता रहता। मैं बाद में बातों में लगाकर इसे ट्रैप कर सकता था। इसी दौरान में कमरे से एक करख्त निस्वानी आवाज़ आई, अपनी जगह से हरकत भी मत करना, तुम पीछे से मेरे निशाने पर हो। आवाज़ कांता की नहीं थी, इतनी करख्त आवाज़ इसकी हो ही नहीं सकती थी। अचानक जीने पर भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर राकेश और विजय के हवास बाफ्ता चेहरे मुझे नजर आए। इनके पीछे तैमूर भी था और ग्लोरिया भी। क्या हुआ? ये फायर किसने किस पर किया? राकेश ने पूछा। फायर मैंने इस पर किया था साहिब, गार्ड ने फखरिया लहजे में कहा, मगर फिर बच गया। खैर अब ये बचकर कहाँ जाएगा? फिर वो विजय से मुखातिब हुआ। मुझे हैरत है कि यह आपसे बचकर यहाँ तक पहुँच गया। आप तो हम सबको कोच करते हैं, शुक्र है कि आप बच गए, राकेश ने कहा। तो गार्ड हैरत से मुझे देखने लगा। बस बहुत हो चुका, अब नीचे चले। अचानक पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया। मैं बेख्तियार पीछे घूमा तो वो कांता थी। इसने वालिहाना अंदाज में कहा, कामरान तुम लौट आए। मुझे विश्वास था कि तुम ज़रूर लौट आओगे। मैं अभी गया ही कहाँ हूँ बेवकूफ़, मैंने हंस कर कहा। क्या मैं चंद घंटों में पाकिस्तान जाकर लौट सकता हूँ? अच्छा आइए नीचे चले, राकेश ने कहा। अब और कोई ट्राई मत लीजिएगा। हम सब नीचे पहुँचे। हमारे साथ कांता भी थी। मैंने तो सीफी अंदाज में राकेश से कहा, आपका सिक्योरिटी सिस्टम तो बहुत अच्छा है। अब मुझे यकीन हो गया कि कांता यहाँ महफूज है। थैंक यू, इसने जवाब दिया। फिर ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, वहाँ विजय नहीं था, वरना आपको और ज़्यादा दुश्वारी होती। मैं जानता हूँ कि विजय बहुत अच्छा फाइटर है, ना सिर्फ जानता हूँ बल्कि इसके हाथों मार भी खा चुका हूँ। मैंने हंस कर कहा। फिर मैं
कांता की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो गया। हम लोगों ने रात वहाँ क़याम किया, फिर दूसरे दिन बखैर व आफ़ियत पाकिस्तान रवाना हो गए। अपनी मुल्क की सरज़मीन पर कदम रखते ही मैं हवाओं में उड़ने लगा। यहाँ भी हम लोग अलहदा ही रहे थे। मैं इमिग्रेशन पर पहुँचा तो एक फ़ौजी अफसर मेरी तरफ बढ़ा। इसके साथ 2 नौजवान भी थे। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि CMLA ने एक मेजर को मेरे इस्तकबाल के लिए भेजा है। मेजर मेरे नज़दीक पहुंचा और मुसाफे के लिए मेरा बढ़ा हुआ हाथ नज़रअंदाज करके बोला, डोंट ट्राई टू मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा दिमाग भग से हवा में उड़ गया। व्हाट डू यू मीन? मैंने करख्त चेहरे वाले इस मेजर को देखा और मुसाफे के लिए बढ़ाया हुआ हाथ पीछे हटा लिया। आई एम कामरान एंड आई नो यू वेरी वेल। मेजर का लहजा मज़ीद करख्त हो गया। फिर वो अपने साथ खड़े हुए जवानों से मुखातिब हुआ, गाड़ी में बिठाओ इसे, होशियार रहना, ये बहुत ख़तरनाक बंदा है। जवानों ने अचानक मुझ पर अपनी गन्नें तान ली। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि 2 मुस्तैद और चाकू चुबंद जवान मेरे पीछे भी हैं। मैं अचानक कराची एयरपोर्ट पर तमाशा बनकर रह गया था। लम्हों में वहाँ मजमा लग गया, मगर फ़ौजियों के खौफ से कोई नज़दीक नहीं आ रहा था। इस मजमे में मुझे ग्लोरिया और तैमूर दिखाई दिए, वो भी तस्वीरें हैरत बनी ये मंजर देख रहे थे। मूव, मेजर ने करख्त लहजे में मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं बोझल कदमों से इस टोयोटा जीप की तरफ बढ़ गया जो लाउंज के बिल्कुल नज़दीक ही पार्क थी। मेजर के रवैये से मुझे जो शौक पहुंचा था, मैं इससे खासी हद तक निकल चुका था और अब हैरत की जगह गुस्से ने ले ली थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी इस तनी हुई गर्दन वाले ऑफिसर की सारी अकड़ फू निकाल दूं। जीप के पास पहुंचकर जब इसने मुझे पुश्ते अंदर की तरफ धकेला तो मैं बुरी तरह सुलग उठा और जहरीले लहजे में बोला, तुम्हें ये रवैया बहुत महंगा पड़ेगा ऑफिसर। तुम सिर्फ मेरे नाम से वाकिफ़ हो, तफसीली तौर पर नहीं जानते, वरना तुम। जवाब में इसने जन्नाटे का एक थप्पड़ रसीद कर दिया और गुर्रा कर बोला, शट अप यू बास्टर्ड। मैं जीप में बैठ चुका था। इसने मेरे चेहरे पर दोबारा थप्पड़ मारना चाहा, मगर अब मैं मजीद जलील होने के मूड में नहीं था। मैंने सर पीछे हटाकर अचानक इसकी कलाई थाम ली और गुर्राई हुई आवाज़ में बोला, बस ऑफिसर, अब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम्हारे जवान ज़्यादा से ज़्यादा मुझे गोली ही मार देंगे ना, तो मार दें, मगर इतना याद रखना कि मैं तुम्हें भी साथ ही ले जाऊँगा। मैं अपनी फ़ौज का बहुत एहतराम करता हूँ, इसलिए तुम्हारी इस रवैये और थप्पड़ को भूलने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्लीज़ आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाना। मैंने ज़ोर से इसका हाथ झटक दिया। मेजर चंद लम्हों तक मेरी शक्ल देखता रहा, फिर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। गाड़ी में एक जवान पहले से मौजूद था, दूसरा मेरे पहुंचने के बाद दाखिल हुआ। जीप की पिछली सीट पर एक जवान मेरे बराबर बैठ गया और दूसरा अगली और पिछली सीटों के दरमियान दरवाजे के साथ इस अंदाज में घात लगाकर बैठा जैसे मैं चलती जीप में इसे छलांग लगाने की कोशिश करूंगा। मेजर के इशारे पर अचानक मेरे बराबर बैठे हुए फौजी ने चमड़े का ब्लाइंड फोल्ड मेरी आंखों पर चढ़ा दिया। जीप की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज़ थी। मेरा अंदाज़ा है कि वो लोग मुझे शहर की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट से मुलीर छावनी का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में तय होता है। हमें तो चलते हुए शायद पौन घंटा हो चुका था। अब जीप किसी सुनसान सड़क से गुजर रही थी, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का शोर नहीं था। फिर इसकी स्पीड कम हुई और वो बाएं तरफ घूम गई। जीप के मुड़ते ही मुझे एहसास हुआ कि अब हम किसी कच्चे रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जीप को बुरी तरह धचके लग रहे थे। फिर शायद आधा घंटा मज़ीद लगा होगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन से मैं इसी तरह हचकोले खा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।